नमस्कार किसान भाइयों, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आज हम लोग सीधा आ गए हैं मधुमक्खी पालन के बारे में जानने के लिए सीधा डॉक्टर साहब से, जो कि हैं हेड ऑफ रॉयल हनी बी फार्मिंग सोसाइटी। तो सीधा हम लोग इन्हीं से सवाल करते हैं कि हनी बी फार्मिंग हम कैसे शुरू कर सकते हैं। आप जो भी किसान हनी बी फार्मिंग से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग एक एक स्टेप और पहलू को जानेंगे कि हनी बी फार्मिंग क्या हो। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि रॉयल हनी बी फार्मिंग सोसाइटी से कितने किसान जुड़े हुए हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, और वो कितने बॉक्सेस के साथ अभी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, या कितने किसान अभी तक प्रशिक्षण ले चुके हैं मधुमक्खी पालन का। ये मधुमक्खी पालन ऐसा विषय है कि रोज 10 लोग जुड़ते हैं, 10 लोग छूटते हैं, लेकिन जो मैंने शिक्षा प्रदान किया है, जो मैंने ट्रेनिंग दे रखा है, लगभग 700 लोगों 600 से 700 लोग किसानों को ट्रेनिंग दे रखा गया है। और एक किसान की एक समूह बनाते हैं, एक गांव है जैसे एक समूह बनाई जाती है, उस समूह में लगभग हम लोग 10 लोग को चयनित करते हैं। जब वो किसान हमसे 10 बक्से खरीदते हैं तो उस समूह में टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 100 हो जाते हैं 10 किसानों के साथ, और वो 100 बक्से को एक हम हेड प्रदान करते हैं, या तो उनके में से कोई हेड बना दिया जाता है, और या तो हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। और ये टोटल नंबर, जब टोटल अगर एक आदमी 10 बक्से ले रहे हैं तो 10 किसान है, टोटल 100 बक्से हो जाते हैं। 100 बक्सों का काम करने में हर एक आदमी को अच्छा लगता है और प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होती है। हमारे मापदंड में, हमारे जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो शहद निकालते हैं या बाई प्रोडक्ट शहद के निकालते हैं, तो उसके प्रोडक्ट की बाई बैग की गारंटी भी हम लेते हैं। तो सर, दूसरा सबसे अहम सवाल हमारे किसानों के लिए जो मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको कितने बॉक्सेस के साथ शुरुआत करनी चाहिए और एक बॉक्स की कितनी लागत आती है। और सर, छोटे किसान भी मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं क्या? जो मधुमक्खी पालन है, कम से कम एक किसान को 10 बक्से से शुरुआत करनी है, ये मेरा मानना होता है। क्योंकि 10 बक्से से शुरुआत करने से ये फायदा होता है, मान लीजिए आपकी एक बक्से एक कॉलोनी कमजोर हो रही है तो उसको दूसरे कॉलोनी से सपोर्ट कर देता है। जो लागत है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है, ये मधुमक्खी पालन वो किसान आराम से कर सकते हैं जिसके पास भूमिहीन किसान, जिसके पास कुछ जमीन नहीं है। इस मधुमक्खी पालन में हमें जमीन की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा चीज, भारत सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं कि आपको कोई लाइसेंस लेना। आप लोग अपने भारत सरकार के जो रोड है, रोड के किनारे मेड़ों पर लगा दीजिए या अपने घर की बालकनी में लगा दीजिए, हर आदमी इस मधुमक्खी पालन को कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह काम इसका इतना आसान है कि हमारे घर की माँ, बहनें, दीदी वो भी इस काम को आराम से अंजाम दे सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, सारा मधुमक्खी ही करती है इस काम। हर एक काम को मौसम के अनुसार मधुमक्खी अपने बक्से से शहद लेके आती है फूलों से, और बक्से के अंदर बी बॉक्स के अंदर स्टोर कर देती है। आने वाले समय में हम पूरा समझाएंगे कि बक्से क्या होते हैं, लागत क्या होती है। जिस तरह से एक गाय होती है, जब गाय दूध देती है तो महंगी होती है, जब उसके बच्चे नहीं होते तो, और बच्चे होते तो वो सस्ती होती है। तो उसी हिसाब से मधुमक्खी पालन के बक्से होते हैं। जब सीजन चलता है उस समय बक्से महंगे होते हैं, जब सीजन ऑफ होते हैं तो सस्ते होते हैं। सबसे एक एवरेज मान लो तो एक बक्से की कॉस्टिंग 3,500 रुपये आती है। तो एक बक्से कॉस्ट 3,500 रुपये आते हैं। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार भी बहुत इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे भारत सरकार का एक हनी मिशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अपर कास्ट को 700 रुपीज में बक्से मिल जाते हैं, और लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, हमारे शेड्यूल कास्ट को उनको 300 रुपये में बक्से मिल जाते हैं। और ये आराम से किसी भी सरकारी के अनुसार, भारत सरकार के VIC, खादी बोर्ड, हॉर्टिकल्चर, कृषि विभाग से वहां से संपर्क करने के बाद आपको अपने नाम देने से आपको बक्से सस्ते दामों में प्राप्त हो जाएंगे। और अगर 3,500 रुपये भी अगर लागत लगाया जाता है, अपने खुद का इन्वेस्टमेंट करके आप काम करते हैं, तो इसमें भी आपको लॉस। इससे क्या होगा कि आपके पहले साल में बक्से तो आपकी लागत निकल आएगा। दूसरा चीज, एक और फायदा होगा आपका कि इस प्रोडक्शन के द्वारा मधुमक्खियां की पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती है, तो आप भी आने वाले कल 10 से 15 बक्से करवा सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण मधुमक्खी योगदान देती है। जैसे अगर जो भी किसान के पास खेत है, सरसों की खेती करते हैं, तो बक्से को अपने मेड़ों पर रखते हैं, तो वे अपनी लाइवलीहुड को, अपने जीवन यापन को और इसको बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे आपका, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए सरसों की खेती, सरसों की लागत तो निकल ही रही है, लेकिन वहाँ पर 10 बक्से लगा लीजिए, तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो प्रोडक्शन, परागण क्रिया होता है, परागण से पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन परागण क्रिया के तहत जो
फूल होते हैं, जो सरसों के फूल होते हैं, या आपके अरहर हुआ, या आपके शीशम हुआ, या तिल हुआ, जिन जिन पौधों में फूल निकलता है, उन पौधों के पास अगर हम बक्से को लगाते हैं तो उससे प्रोडक्शन तो निकलेगा ही, आपको पॉलिनेशन परागण क्रिया के द्वारा प्रोडक्शन भी 20 से 30% बढ़ोतरी हो जाती है। तो सर, मधुमक्खी पालन से जुड़ी कुछ अहम चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा, जैसे कि किन राज्यों के किसान मधुमक्खी पालन से अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को ही अधिकतम उत्पादन मिलता है या पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के किसान भी इसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं, और शहद के अलावा कौन कौन से और प्रोडक्ट का उत्पादन होता है मधुमक्खी पालन से, और इसके लिए सबसे सही समय क्या है मधुमक्खी पालन के लिए? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है सर। देखिए, 3 तरह की प्रजातियां मधुमक्खी की पाई जाती हैं। एक है जंगली मधुमक्खी, तो पहाड़ी मधुमक्खी भी कहते हैं, और उसी को हम रॉक भी इंग्लिश में कहा जाता है। ये जो पहाड़ी मधुमक्खी है वह वही छत्ते लगाती हैं जहाँ पोल्यूशन या मानव जाति, प्रदूषण या मानव जाति नहीं पहुँच सकती। जैसे उदाहरण तौर पे आपके पानी की टंकी हुआ, या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हुई, या जंगले हुए, तो इन जगह पे क्या होता है, मधुमक्खियां छत्ते लगाती हैं। अब यहाँ पे जो ट्राइबल, जो हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हैं, वो वहाँ पे आराम से इसके प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका अपने साइड में इटालियन मधुमक्खी, वो हमारे नॉर्थ यूपी में या नॉर्दर्न इंडिया में जो इटालियन मधुमक्खी ज्यादा पालते हैं। इटालियन मधुमक्खी जो होती है 12 किलोमीटर गोलाई में, तो 12 किलोमीटर गोलाई में घूमती है वो मधुमक्खियां। तो उदाहरण के तौर पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक सरसों की खेती, तो हम सरसों के खेतों के पीछे मधुमक्खी के बक्से को लगा दिया जाता है। मधुमक्खियां उन 12 किलोमीटर रेडियस में वो सरसों के फूल से मकरंद को चूसती है और लाके छत्ते में इकट्ठा करती है। मकरंद तो एक मेन चीज है। इसके बाद इसके बाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मोम हुआ, पराग हुआ, परपोलिस हुआ, फिर उसके बाद इसके डंक हुए, फिर उसके मतलब हर एक पदार्थ मधुमक्खी पालन से हर एक पदार्थ के आप बाजार में सेल कर सकते हो। उससे ज्यादा जो मधुमक्खी बक्से होते हैं वो भी आप रीसेल कर सकते हो, उसका भी अच्छा मूल्य मिल सकता है। तो अब उससे ज्यादा आपको तसल्ली महसूस होगी, शांति महसूस होगा। दूसरा चीज, ग्लोबल वार्मिंग से भी हमको बचाया जा सकता है। फिर जो आपने पूछा कि दूसरे राज्य में, साउथ इंडिया में एपिस इंडिका मधुमक्खी पाली जाती है। जैसे साउथ इंडिया में अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ इटालियन मधुमक्खी की कल्चर नहीं हो पा रही है, या कल्चर कुछ लोगों ने ट्राई भी किया तो ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, तो वहाँ इटालियन मधुमक्खी पाली जाती है। एक हिंदुस्तानी ऐसा है कि जहाँ पे हम हर एक फूल की शहद निकाल सकते हैं। हमारी जो हमारा मूल्य है, जो आयुर्वेद है, उसकी शहद भी निकाली जाती है। जैसे आप कह लीजिए आपका सहजन की भी शहद निकाली जा सकती है। आप सरसों की शहद निकालो, आप अजवाइन की शहद निकालो, आप सफेदा के पेड़ की शहद निकालो, और इन सारे शहदों के बाजार में मूल्य अच्छे रेट पे आपको मिल सकते हैं, जो कि बाकी देशों को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि हमारी मेन जो हमारा उपजाऊ है आयुर्वेद है। अगर हम आयुर्वेद के द्वारा हम शहद निकालते हैं तो इसकी हेल्थ के मेडिसिन के तौर पे मेडिसिनल हनी के नाम से आपको बाजार में इसकी सेल करते हैं। तो सर, मधुमक्खी पालन से जुड़ा एक कठिन सवाल कि मधुमक्खी पालन में किस तरीके की बाधाएं आती हैं, और किन बातों से किसान भाइयों को सावधान रहना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है सर? बिना रिस्क लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। रिस्क की सोचा जाए तो हम सक्सेस ही नहीं होगा। रिस्क को किस तरह सफलता में बदलना है, वो काम मेहनत से और लगन से की जाए। मधुमक्खी पालन में सबसे बड़ा रिस्क 2 हुआ। एक प्रकृति के आगे हम सब कुछ फेल हो जाए, हम कहीं नहीं खड़े हो। लेकिन उससे भी अगर हमारे अंदर एकता हो तो हम उसके साथ काम कर सकते, उसके साथ हम मुकाबला कर सकते। उदाहरण के तौर पर हमने सरसों की खेती लगा रखी है, सरसों के फूल चारों तरफ हो रखे हैं, लेकिन उसी समय पाला पड़ गया। हम कैसे इसको मुकाबला कर सकते हैं? चलो पाला पड़ गया, खेती है, तो हम कुछ और फसल साइड में लगा दें, जैसे धनिया लगा दिया गया साइड में, तो उस समय हो सकता कुछ हमारे शहद मधुमक्खियों को जीवन यापन करने के लिए हमें शहद मिलती है। दूसरा चीज, एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज होता है कि मधुमक्खियों को जीवन के लिए उनको बचाना मेन होता है। कोई जीव आप पालते हो तो उससे हम ये ना मतलब निकालें कि वो शहद निकल ही जाए हम बेच दो, नहीं, पहले उसको बचाना हमारा मेन लक्ष्य। जिंदा रखे कैसे रखा जा सकता है? पराग, मक्का, बाजरा के साथ में खेती करिए तो उससे पराग के सोर्स मिलते हैं। जब पराग के सोर्स मिलते हैं तो उस पराग से मधुमक्खी अपने आप को जिंदा यापन कर सकती है। उदाहरण पर यूरोपियन कंट्री, जर्मनी हुआ, स्पेन हुआ, यहाँ पे साल में 3 से 4 महीने पूरा बर्फ गिरे होते हैं, लेकिन मधुमक्खी वहाँ पाली जाती है।
अच्छी पाली जाती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अब मधुमक्खियाँ उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती। दूसरा, इस धरती पे कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको बीमारी नहीं लगती, हर जीव को बीमारी लगती है। इसी प्रकार मधुमक्खियों को भी बीमारी लगती है। अब बीमारी क्यों लगती है? मान लीजिए अगर हम अपने हाथ अच्छे से नहीं धुलेंगे, हम अपने कपड़े अच्छे से नहीं पहनेंगे, हम साफ करके नहीं पहनेंगे, हम अपने नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे अगल बगल, तो हमें भी बीमारी हो सकती है। सबसे उद्देश्य मेन काम है बी बॉक्स को, मधुमक्खी की पेटी जो है उसको साफ करके रखना, टाइम टू टाइम हाइजीनिक मेंटेन करना। अगर बीमारी लग जाती है तो कोशिश ये किया जाए कि हम अपने घरेलू उत्पादों से, जैसे हल्दी हुआ या सरसों के तेल हुआ या आज का आपका देसी गाय का गौमूत्र हुआ, उससे उसको बीमारी को दूर किया जाता है। जब आप हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आओगे तो यही सब हम उसमें ट्रेनिंग में हम आपको बताते हैं। तो ये पूरी सावधान उसमें। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि मधुमक्खी की रूपरेखा कैसे होती है, कैसे वो काम करती है। उसके पहले ये हमारा एक नेट होती है जिसको वेल करते हैं, उसको हम लोग पहन लेते हैं ताकि हमारे आंखें नाक सब बची रहें। और साथ में ये ध्यान रखना होता है मधुमक्खी पालन वाले को कि हम क्रीम और सेविंग, आफ्टर सेविंग इसको हम अवॉइड करें, क्योंकि इसको लगाने से मधुमक्खी उसकी तरफ अट्रैक्ट जाते होती है। आइए मधुमक्खी के बक्से होते हैं और इन बक्से के अंदर 10 फ्रेम होती हैं और 10 फ्रेम के साथ साथ इसके अंदर आपको मधुमक्खियां रहेंगी, एक रानी रहती हैं और रानी इसके अंदर अंडा देती है। जो अंडा देती है वो चावल के दाने के समान होता है और वो दाना आपका धीरे धीरे इसके अंदर वही दाना आगे चल के वर्कर भी बनती हैं। इसके अंदर पूरे के पूरे नेक्टर भरी हुई हैं मधुमक्खियाँ और जो पीले रंग का है वो पराग है इसके अंदर, और ये मधुमक्खी अपने नेक्टर को लेके आके इसके अंदर स्टोर कर रही हैं। धीरे धीरे जब नेक्टर होती है वो सील्ड हो जाएंगी और फिर इसको हम वो जो सील्ड हो जाएंगे उसका मॉइस्चर कंटेंट 20% हो जाती है, 20 to 21%, और फिर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्रेम आपका 250 रुपये तक, 200 से 250 रुपये तक आती है और इसको कहते हैं बी फ्रेम हम कहते हैं। तो इस तरह का एंट्रेंस होता है, इसी एंट्रेंस से बॉक्स से बाहर बीच जाती है और वो नेक्टर को लेके आती है और फिर वो स्टोर करती है उसके। इसी के यही इसको कहते हैं श्रमिक मधुमक्खी हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्कर बीज। अब इसको डिटेल में आपको जानना है मधुमक्खी पालन के बारे में या और भी जो जानकारी आप लोग को लेनी है तो वो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9942630004।